हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। गाइस, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के 2 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं और आज का हमारा तीसरा क्लास है। दूसरा क्लास यानी पार्ट 2 में हम लोगों ने एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, तथा मौद्रिक विकास में हम लोगों ने वस्तु विनिमय प्रणाली, कंप्यूटर, कोर बैंकिंग प्रणाली, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। पिछले जो वीडियो था उसमें हमने आर्थिक विकास के बारे में बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। इसमें हम देखेंगे कि आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक की कौन सी कड़ियाँ हैं। तो आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे पहले जरूरी है राष्ट्रीय आय, क्योंकि राष्ट्रीय आय जो है वो आर्थिक विकास की माप का सूचक माना जाता है। किसी भी देश का अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो वो निर्भर करता है उस राष्ट्र की इनकम पर, कि उस देश की इनकम कितनी है, और इनकम के अनुसार ही हम उस किसी भी देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे राष्ट्रीय आय होता क्या है। राष्ट्रीय आय को इंग्लिश में हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा होगा वो है कि किसी देश में एक वर्ष में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ष का ही लेता है। किसी भी अगर देश का अगर राष्ट्रीय आय का माप लेना है तो वो बस एक साल का ही होता है। तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को, मौद्रिक मूल्य का मतलब क्या होता है कि जैसे में अगर हम किसी भी चीज़ को बेचते हैं और बेचने पे जो हम उम्मीद करते हैं कि हमें उससे कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ रकम मिलेंगे, उसी को हम कहते हैं मौद्रिक मूल्य, यानी कि पैसा से यहाँ पे बात की जा रही है। तो वस्तुओं एवं जो वस्तुओं को या सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को, यानी कि वस्तुओं को भी और सेवा दोनों को अगर जोड़ देने से जो जितना भी पैसा होता है, जितनी भी रकम होती है, उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आय, यानी कि जो राष्ट्र की इनकम कितनी है। ठीक है, तो इस परिभाषा को याद करना होगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है विकसित देश। तो विकसित देश किसे कहते हैं और अविकसित देश या विकासशील देश क्या है, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। जैसे में विकसित देश में कौन हो गया, हमारा अमेरिका का जो राष्ट्रीय आय ज़्यादा है, इसीलिए हम विकसित देश में अमेरिका को काउंट करते हैं। और दूसरा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे हम अविकसित या विकासशील, यानी कि वो धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है, इसलिए हम विकासशील देश कहते हैं वैसे को जिसकी राष्ट्रीय आय कम होती है। जैसे हमारा भारत एक विकासशील देश है क्योंकि इसका जो विकास है वो धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, तो विकसित देश और विकासशील देश दोनों देशों का जो परिभाषा है वो आपको याद करना होगा कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित या विकासशील देश कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रति व्यक्ति आय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो आखिर पर कैपिटा इनकम होता क्या है, तो आपको सबसे पहले हम इस चैप्टर में आर्थिक विकास को समझ लिए हैं। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए क्या जरूरी है, तो राष्ट्रीय आय का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। अब हम देखेंगे कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। अगर हम इंडेक्स की बात करें, अगर हम सूचकांक की बात करें, तो सूचकांक क्या है, राष्ट्रीय आर्थिक विकास की माप का जो है सूचकांक क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है।
औसत आय यानी कि देश में, हमारे देश में, जैसे भारत एक हमारा भारत देश है, हम भारत देश में रह रहे हैं और भारत देश में प्रत्येक व्यक्तियों की इनकम कितनी है, प्रत्येक व्यक्तियों की इनकम को ही हम प्रति व्यक्ति आय कह सकते हैं। तो फिर आखिर प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे कैसे? कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे देश में एक व्यक्तियों की इनकम, एवरेज की औसत इनकम कितनी है? तो नेक्स्ट जो है, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। यानी कि हमारे राष्ट्र की जो आय है, कितनी हमारी राष्ट्र की, देश की इनकम होती है। तो हमने अभी देखा था कि देश की इनकम कैसे निकालेंगे, तो हम एक वर्ष में कितना वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, कितना सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उससे हमें कितना पैसा आ रहा है, उससे हम उस पूरा को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय निकाल लेंगे। और जैसे ही राष्ट्रीय आय हम निकाल लेंगे तो हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है, उससे हम राष्ट्र की आय को भाग कर देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। समझ में आया? तो प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होगा कि प्रति व्यक्ति आय बराबर है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अगर हम कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय को भाग कर देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो अब आपको प्रति व्यक्ति आय समझ में आ गया होगा। अब इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में नंबर अगर बढ़ाना है तो उसके लिए डाटा लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ देखिए, आपके बुक में प्रति व्यक्ति आय का कुछ डाटा दिया हुआ था, वो मैं नोट्स में मेंशन नहीं की हूँ, लेकिन आपको इसे समझना ज़रूरी है। जैसे मैं विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2006 के अनुसार, उस समय 2006 में जो रिपोर्ट तैयार हुआ था उसमें ये कहा गया था कि जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है, वह देश विकसित देश में काउंट होगा। यानी कि 2004 में ये डाटा निकाला गया था कि जिस भी देश की प्रति व्यक्ति आय जो है 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष होंगे या इससे भी ज़्यादा होंगे, वह देश क्या कहलाएगा? विकसित देश। और वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश यानी विकासशील देश कहा जाएगा। ठीक है, तो एक हर साल का ये डाटा निकाला जाता है कि इस देश की प्रति व्यक्ति आय इतनी होनी चाहिए तो ये देश विकासशील देश है, या फिर इतनी होनी चाहिए तो ये देश विकसित देश है। तो एक हर साल का, तो ये 2004 का डाटा निकाला गया था। तो आपको याद रखना होगा, कहीं एग्जाम में पूछते कि 2004 में प्रति व्यक्ति आय कितना रखा गया था, तो 4,53,000 प्रति वर्ष। और देखिए, या इससे अधिक भी रखा गया था और उसी देश को विकसित देश के श्रेणी में रखा गया है। और विकासशील देश की श्रेणी में 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम होगा, यानी कि 37,000 भी हो सकता है और 37,000 से कम भी हो सकता है। तो ऐसे इनकम वाले देश को हम विकासशील देश कहेंगे। भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता है क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 2,800 रुपये प्रति वर्ष थी। तब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा भारत जो है विकासशील देश क्यों है। इसलिए क्योंकि जो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय 2004 में 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी, जबकि कितना होना चाहिए? 37,000 रुपये से ज़्यादा अगर होगा तभी हमारा देश विकसित देश होगा। ठीक है, यानी कि 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए, और नहीं तो 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम होगा तभी विकासशील देश होगा। ठीक है, दोनों में अंतर आपको क्लियर समझ में अब आ गया होगा कि विकसित देश और विकासशील देश हम क्यों रखते हैं, क्योंकि हर साल का एक डाटा निकाला जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स में डाटा दिया गया है कि 2000 से 2003 के लिए प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो पंजाब का था 26,000,
केरल का था 22,800 और बिहार का था 5700 रुपये। अभी आप तालिका देख रहे हैं, तालिका से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पंजाब की आय जो है सबसे अधिक है। इन तीनों में पंजाब की आय कितनी है? 26,000 रुपये। फिर केरल की आय कितनी हो गई? तो 22,800 हो गई। और सबसे कम किसकी प्रति व्यक्ति आय हो गई? तो 5700 रुपये बिहार की हो गई। ठीक है, तो इसलिए बिहार राज्य जो है, पंजाब राज्य जो है सबसे अधिक और बिहार जो है सबसे कम विकसित राज्य कहा जाएगा। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग नोट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मानव विकास सूचकांक, या इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये होता क्या है? तो यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको कहते हैं UNDP यानी कि यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो मानव विकास जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो UNDP के द्वारा महमूद उल हक के निर्देशन में, यानी कि गाइडलाइन कौन कर रहा था? तो महमूद उल हक। महमूद उल हक जो है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और ये जो थे इसी में पहली तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। समझे? सबसे पहली तैयार की गई मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। तो मानव विकास सूचकांक सबसे पहले किस में प्रस्तावित किया गया था? तो मानव विकास रिपोर्ट में। जब मानव विकास का जब रिपोर्ट हुआ तो उसी रिपोर्ट में मानव विकास का सूचकांक भी प्रस्तावित किया गया। और ये सबसे पहले कौन प्रस्तावित किए थे? तो महमूद उल हक। ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया मानव विकास सूचकांक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो महमूद उल हक के निर्देशन। ठीक है, UNDP द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, जो ये मानव विकास रिपोर्ट जो है जिसको हम लोग HDR कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। यानी कि मानव डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है किसके आधार पर करती है? तो विभिन्न देशों की तुलना कैसे करती है? तो लोगों के शैक्षिक स्तर, यानी कि उस देश का शैक्षणिक स्तर कितना है, उस देश की स्वास्थ्य स्थिति किससे है और उस देश का प्रति व्यक्ति आय कैसा है, उसके आधार पर जो है मानव डेवलपमेंट का रिपोर्ट तैयार करता है। कौन करता है? तो UNDP करता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है HDI के 3 सूचक है। इसके 3 सूचक है। अब अभी हम HDR के बारे में समझे कि HDR हम कैसे निकालते हैं। तो लोगों के शैक्षणिक स्तर पर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। लेकिन मानव विकास सूचकांक हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, यहाँ पे मानव सूचकांक रिपोर्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पे मानव विकास रिपोर्ट है, याद रखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट है ये। और ये जो है मानव विकास सूचकांक है, इंडेक्स है। इंडेक्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? तो इसके लिए 3 सूचक दिया गया है। पहला है जीवन आशा, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति और तीसरा है जीवन स्तर क्या होना चाहिए। यानी कि मनुष्य के जीवन का आशा क्या होना चाहिए, उसके शिक्षा प्राप्ति के क्या स्तर होने चाहिए, उसके जीवन के क्या स्तर होने चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI के 3 सूचक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये 3 है, तीनों के नाम याद रखिएगा, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। यहाँ पे नीचे दिया गया है कि HDI को हम कैसे निकालते हैं। तो जीवन आशा सूचकांक प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचकांक प्लस जीवन स्तर सूचकांक, जब हम ये तीनों को मिला देते हैं तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI मानव विकास सूचकांक मेरा निकल जाता है। तो ये क्या करना होगा? आपको याद करनी होगी। नेक्स्ट नोट है HDI की गणना 2006 में 177 देशों के लिए की गई थी। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना 2006 में कितने देशों के लिए की गई थी? तो 177 देशों के लिए, जिसमें भारत का HDI मूल्य 0.611 तथा भारत जो है
126वें क्रम पर था। ठीक है, याद रखिएगा भारत कितने क्रम पर था, तो भारत 126वें क्रम पर था। और आप डाटा के द्वारा समझ सकते हैं, आपके बुक में डाटा दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। 2004 के विभिन्न देशों की HDI मूल्य क्या थी, तो यहाँ पे नॉर्वे का दिया है, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, चीन और बांग्लादेश। उस समय HDI मूल्य भी दिया गया है और HDI का क्रम भी दिया गया है। तो सबसे पहले स्थान में 2004 में था नॉर्वे HDI में, मानव डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो सबसे प्रथम स्थान था वो था नॉर्वे का। तीसरा जो स्थान था वो ऑस्ट्रेलिया का था। श्रीलंका का 93वां स्थान था। पाकिस्तान का 134 स्थान था। भारत का 126वां स्थान था। ये पूछा गया है भारत का स्थान क्या है HDI में, तो आपको याद रखना होगा कि भारत का 126वें स्थान था 2004 में। चीन का 81वां स्थान था और बांग्लादेश का 137वां स्थान था। अब आप देख रहे हैं कि जो भारत का स्थान 126वां था और हमारा पड़ोसी देश कौन है, तो श्रीलंका। इससे आगे जो है हमारा श्रीलंका है 93वां स्थान पर। ठीक है, अब नेक्स्ट नोट है लिंग विकास सूचकांक, यानी कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। अब लिंग की बात आ गई है। अगर जेंडर डेवलपमेंट की हम बात करें कि जेंडर डेवलपमेंट का इंडेक्स कितना है, तो भारत में जब जांचा गया तो 2000 में जो भारत था वो 105वें क्रम में और 2004 में 96वें क्रम पर आ गया था। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा कि GDI में भारत का क्रम 2000 में कितना था, तो 105 में और 2004 में 96वें क्रम पर था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट NHDP। अब ये जो है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और हाँ, यहाँ तक हम जहाँ तक आपको अभी तक पढ़ा दिए हैं, हम उस सब का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं या याद कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।